नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096060975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज से हम लोग इकोनॉमी की एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका यह पहला वीडियो है। और यह जो वीडियो है यह आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लेखपाल, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, एनटीपीसी आदि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1997, 2002, 1995 या 1992 में? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दिसंबर 1997 में लागू की गई थी और इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और यह जो ऋण उपलब्ध होता है उसमें केंद्र सरकार का 75% योगदान होता है और राज्य सरकार का 25% योगदान होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में शुरू की गई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब हुआ था उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर सिंह, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह या इंदिरा गांधी? 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और उस टाइम जो भारत के प्रधानमंत्री थी वह आपकी इंदिरा गांधी जी थी। और इसके लिए जो कंडीशन रखी गई थी, जितने भी व्यावसायिक बैंकों की जो पूंजी थी 50 करोड़ से ज़्यादा थी, उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। बाद में 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वह राजीव गांधी जी ने किया था 1980 में। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसके लिए जो कंडीशन रखी गई थी वह 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा पूंजी वाले बैंक थे। बाद में राजीव गांधी ने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1980 में और इसके लिए जो कंडीशन रखी गई थी वह 200 करोड़ रुपए इसकी कंडीशन रखी गई थी। तो कि 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा पूंजी वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 15 जुलाई, 2 अक्टूबर या 24 दिसंबर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और इसके मनाए जाने का जो कारण है, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष जो है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1962, 1955, 1953 या 1949? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था और इसके जो चेयरमैन थे वो आपके पीसी महालनोबिस इसके चेयरमैन थे और इसके जो अन्य सदस्य थे वह DR गॉडगिल और डॉक्टर RV रॉय इसके सदस्य थे। तो इसके जो चेयरमैन थे वह पीसी महालनोबिस थे और इसका जो गठन किया गया था वह 1949 में इनका गठन किया गया था। और इसने जो फाइनल रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी वह 1954 में सबमिट की थी, फाइनल रिपोर्ट राष्ट्रीय आय समिति। और भारत में जो है राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। और साथ में सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और कैबिनेट मंत्री जो है इसके सदस्य होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वह 6 अगस्त 1952 को हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना है वह 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी और इसका जो उद्देश्य था विशेषकर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और यह जो है नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? 1880, 1875, 1892 में 1985? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1875 में
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी जुलाई 1875 में। और यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। आर्थिक विकास का प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि से, सेवा से, इस्पात उद्योग से, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि संबंधित है, जैसे कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में आपके इस्पात उद्योग, हमारी इंडस्ट्री आती है, और तृतीय क्षेत्र में सेवा आती है। एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हमारी जीडीपी में जो सबसे अधिक योगदान होता है वो आपके सेवा का होता है, सर्विस का होता है। तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कृषि हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है वह 1964 में झारखंड में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी जो स्थापना है वह सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। और यह भारत का चौथा स्टील प्लांट था। इससे पहले भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर यह पश्चिम बंगाल में है, और राउरकेला उड़ीसा में है। ये तीनों स्टील प्लांट पहले स्थापित हो चुके थे, और यह तीनों जो प्लांट हैं ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए थे। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और बोकारो स्टील प्लांट जो है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। आते हैं अगला प्रश्न लोग, वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14, 11, 12 या 10? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, वर्तमान में 11 महारत्न कंपनियां हैं भारत में। आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसे वर्ष 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। एनटीपीसी को भी वर्ष 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ओएनजीसी को भी वर्ष 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, और सेल को भी 2010 में ही महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अर्थात 4 महारत्न कंपनियां बनी थी भारत में वर्ष 2010 में। बाद में कोल इंडिया लिमिटेड 2011 में, भेल को 2013 में, गेल को 2013 में मान्यता मिली है महारत्न कंपनी की। महारत्न श्रेणी के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को 2017 में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को वर्ष 2019 में, और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को वर्ष 2019 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। और सबसे जो नई महारत्न कंपनी बनी है वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसे वर्ष 2021 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, और इसका जो मुख्यालय आपकी दिल्ली में है, और इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1986 में हुई थी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो टोटल भारत में वर्तमान में 11 महारत्न कंपनियां हैं, और जो सबसे नई बनी है आपकी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनी है, जिससे वर्ष 2021 में महारत्न श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 1991 में भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और उस टाइम भारत जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, और उस टाइम जो भारत के वित्त मंत्री थे वह डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उन्हें जो है वैश्वीकरण का श्रेय दिया जाता है भारत में लाने का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई गवर्नर कब बने थे? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि वह आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं। आप लोग खोज कर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, असम, केरल या गोवा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गोवा की। गोवा की राष्ट्रीय आय भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। इसके बाद दिल्ली की है। सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वह बिहार की है। बिहार में जो सबसे ज़्यादा गरीबी है, अर्थात पर मैन इनकम जो सबसे कम हो आपकी बिहार में है। सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम गोवा में है। इसके बाद दिल्ली का स्थान आता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है जुलाई, जून, अप्रैल, मार्च, जनवरी, दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है वह अप्रैल से मार्च होता है। पहले यह लेखा वर्ष जुलाई से जून हुआ करता था, परंतु हाल ही में इसे चेंज कर दिया गया है। अब जो है अप्रैल से मार्च कर दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन कौन करता है? सिडबी, नाबार्ड, आरबीआई या सेबी? तो भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की जो देख रेख है वह सेबी के अंतर्गत आता है, और सेबी की जो स्थापना है
वह वर्ष 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। बाद में 1992 में इसे वैधानिक निकाय बनाया गया था और वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। और इसके जो चेयरमैन वर्तमान में है वह माधवी पुरी बनी इसकी वर्तमान चेयरमैन। अभी इन्होंने अजय त्यागी का पद जो है स्थान लिया है इन्होंने। और यह सेबी की चेयरमैन बनने वाली पहली महिला बनी है माधवी पुरी। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1969, 1965, 1953 या 1956? तो LIC की जो स्थापना है वह वर्ष 1956 में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, भारतीय जीवन बीमा निगम, और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। बार बार परीक्षाओं में नाबार्ड का पहले फुल फॉर्म पूछता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वह नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वह नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो स्थापना है वह 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह अभी मुंबई में भी है। नाबार्ड का मुख्यालय भी मुंबई में है। और यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और वर्तमान में नाबार्ड जो चेयरमैन है वह GR चिंतला जी वर्तमान में चेयरमैन है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत में पहली बार रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था? 1948, 1949, 1953 या 1958? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1949 में भारत में पहली बार रुपये का अवमूल्यन किया गया था। अब तक भारत में कुल 3 बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है, एक 1949 में, दूसरा 1966 में और तीसरा आपका 1991 में। तो टोटल 3 बार भारत में रुपये का अवमूल्यन किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? चाय उद्योग, कपड़ा उद्योग, शीशा उद्योग या चीनी उद्योग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो भारत में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसका जो ऑप्शन बी है कपड़ा उद्योग। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 1988, 1991, 1998 या 1985? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वह केंद्र सरकार द्वारा 1998 में शुरू की गई थी। और उस टाइम जो भारत के वित्त मंत्री थे वो यशवंत सिन्हा जी थे, इन्होंने ही शुरू किए थे किसान क्रेडिट कार्ड। और इसके अंतर्गत कम ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए पहला स्थान है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जो भारत का स्थान है वह पहला स्थान है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है। अब राज्यों में बात कर लेते हैं तो भारत के राज्यों में सबसे अधिक जो दूध उत्पादन होता है वह आपका यूपी है, दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान है और तीसरे स्थान पर आपका MP है, मध्य प्रदेश है। दुग्ध उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान राजस्थान और तीसरे स्थान पर MP है। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठा करिए, वीडियो देखते टाइम जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं उनको आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि प्रश्न जो भी परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे अधिकतम प्रश्न जो है वह इन्हीं सभी वीडियो से ही आएंगे। तो आप लोग फैक्ट को नोट जरूर करते चलिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।